सुप्रभात। जीवन के तीसरे परिच्छेद में भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। उसका जेठौत यानी जेठ का पुत्र अपनी बहन के पुनर्विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उससे विवाह हो जाने पर अप्रत्यक्ष रूप से सारी संपत्ति पर उसी का अधिकार रहता। किंतु भक्तिन की बेटी ने उसे नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में तीतरबाज साले ने बेटी के कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मुरम्मत की, किंतु पंचों ने कलयुग का हवाला देकर दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला दिया। अपमानित लड़की व माँ दोनों विवश थी। दामाद निश्चिंत होकर दिन भर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इतना बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण एक दिन जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली गई। तो यह था भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद। भक्तिन के जीवन का चौथा यानी कि अंतिम परिच्छेद तब शुरू हुआ जब भक्तिन कटे हुए केस, मैली धोती तथा गले में कंठी पहने लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची। गृह सेविका के रूप में नौकरी मिलने के बाद उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली हुई धोती पानी के छींटों से पवित्र करके पहनी, सूर्य व पीपल को अर्घ्य दिया, 2 मिनट जाप करके कोयले की मोटी रेखा से रसोई घर की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी मोटी चित्तीदार 4 रोटियां परोसी। जब लेखिका ने जली हुई रोटी और सब्जी न होने पर आपत्ति प्रकट की, तो उसने सब्जी की जगह गांव से लाए लाल मिर्च की चटनी और गुड़ का प्रस्ताव रखा तथा तर्क दिया कि रोटी अच्छी तरह सेकने के कारण थोड़ा जल गई हैं। इस देहाती वृद्धा की सरलता से लेखिका इतनी प्रभावित हुई कि उससे अपनी सुविधाएं छुपाने लगी। लेखिका भक्तिन के साथ रहकर मानो देहाती बन गई, परंतु भक्तिन पर शहर की जरा भी हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण भोजन खाना सिखा दिया, परंतु लेखिका के बहुत कहने पर भी स्वयं शहर का एक रसगुल्ला भी नहीं खाया। इस परिच्छेद के शेष भाग को हम अगले व्याख्यान में जानेंगे। धन्यवाद।